Hello everyone, welcome to all of you on Sachin Academy. Myself Dr. Sajid Ali, Faculty of Science and EVS. आप सभी का स्वागत है और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है सचिन एकेडमी पर सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए। और इसमें जो एडमिशन है वो ओपन है और आप सचिन एकेडमी ऑफिशियल को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये कोर्स रखा है। और इसमें आपको पीडीएफ, ऑनलाइन लेक्चर्स, नोट्स और भी जो हमारे पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, वो सब जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर। और ये सारी आपकी फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए। तो हर तरह से आप लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम सब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे। ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिएगा, हम अपनी तरफ से, और जो है इस तरह से कारवा बनता चला जाएगा। तो अभी हम जो है ईवीएस का जो सिलेबस है अभी फिलहाल उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, पर्यावरण अध्ययन है, उसको आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ठीक है। कि 2 सेक्शन में इसको जो है डिवाइड किया है इसके सिलेबस को। तो द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट। Each focusing on the specific aspect of environmental studies, the unit wise syllabus for EVS is given below। तो इसको जो है 2 में डिवाइड किया है। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कि एक जो है आपका कंटेंट वाला पोर्शन है और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो आपका पेडागोजी का पोर्शन है ना। तो जो अभी पिछले 2-3 सालों के अगर हम पेपर दें, खास करके दो बार के, तो उसमें आप देखिएगा कि काफ़ी चेंज है। और जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो काफ़ी अब पहले के कंपेयर में मतलब काफ़ी चेंज हो गया है। अब जैसे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके आप पहले निकाल लेते थे पेपर, अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई क्वेश्चन आप अभी देखिएगा, हम प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस अभी जो है सीबीएसई पूछ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक जो है चेंज क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज वैसे भी आप सब जानते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल टाइप का जो है वो एक सब्जेक्ट है। उसमें जो है सभी चीज़ों को, सोशल साइंस हो, आपका जो साइंस है ना, डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें हैं, बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर, सबको शामिल किया जाता है इसमें, है ना। तो बिल्कुल अब वैसे ही पेपर आ रहा है। तो जो इसमें कंटेंट वाला पोर्शन है वो आपका 15 नंबर का है। कंटेंट वाला पोर्शन 15 नंबर का आता ही है, ठीक है। तो इसमें जो है जो आपकी 6 थीम्स हैं, उसी थीम्स पे बेस्ड सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको अलग से भी पढ़ना है। तो अभी देख लेंगे जो कंटेंट वाला पोर्शन है उसमें जो आपकी पहली थीम है आपकी कौन सी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र। और इसमें जो सब थीम्स हैं, ओके, वो आपका रिलेशनशिप यानी संबंध, दूसरा है वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल, और एनिमल्स, ठीक है। ये जो है आपकी सब थीम्स हैं। तो इससे रिलेटेड आप देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है एनिमल्स, है ना, ये जरा सारा यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा, इसमें आपके सारे एनिमल, चाहे वो आपके एम्फीबियंस हो, चाहे वो आपके रेप्टाइल्स हो, पाइसिस हो, एवीज हो, या फिर मैमल्स हो, हायर ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उन सबको भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स क्या है ना, क्योंकि दुनिया में तरह तरह के प्लांट्स हैं, उन सबको जो है आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। और क्योंकि ये देखने को बड़ी छोटी सी सब थीम लग रही है, लेकिन क्या है, प्लांट से रिलेटेड है और दुनिया भर के प्लांट्स हैं, उन सबको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना। देन जो रिलेशनशिप्स हैं वो देन वर्क एंड प्ले, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट में जो भी हमारे कार्य करना होता है किसी स्पीसीज को, ठीक है, या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं वो सारा जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा रहेगा। देन क्या है, जो अगली आपकी थीम है वो है आपका भोजन। अब भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपके पोषक तत्वों के बारे में भी पूछा है, और इसमें जो डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं, कौन से पोषक तत्व की वजह से कौन सी बीमारी होती है, वो सब भी पूछा गया है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको एक अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह से जो शेल्टर है, आश्रय जो होता है, ओके, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म का तरह तरह का आश्रय होता है, तो कौन कहाँ पर रहता है, क्या है ना, जो आपका इसमें शेल्टर की भी हम बात करेंगे, और इसमें है ना शेल्टर वगैरह की, और जो नीश वगैरह की भी बात करेंगे। देन जो वाटर है, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस,
ठीक है, वाटर डिफिशिएंसी डिसीजेस, वाटर में हार्डनेस वगैरह उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम, और यहाँ तक वाटर पोल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो इसमें ये भी आएगा। देन ट्रेवलिंग, ठीक है, तो ट्रेवल में आपने देखा होगा मैप से क्वेश्चन आते हैं, आपके जो है ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आते हैं, आपके रोड से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका वाटरवेज से क्वेश्चन आ जाते हैं, आए हुए हैं, आते हैं क्या है। उसके अलावा जो ये पूरा हमें ट्रेवलिंग का जो है, ट्रेवलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये सब रहेगा। थिंग्स बी मेक एंड डू, ठीक है, चीज़ें हम बनाते हैं और जो करते हैं वो सब जो है इसमें, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि इन्वायरमेंट का जो कंटेंट वाला पोर्शन है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो बदल बदल करके आपने देखा होगा, जैसे पहले क्वेश्चन आते थे सिर्फ एनसीईआरटी में से आते थे, 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर से आता था। इस बार कई बार ऐसे सेट्स भी देखे गए हैं जिसमें एनसीईआरटी का बहुत ही कम और जो अदर चीजें हैं वो ज्यादा ही, ठीक है। तो हम जो है सभी को पढ़ेंगे इस तरह से। अब देखिए ये वाला जो आपका पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं, शैक्षणिक मुद्दे हैं, जो पेडागोजी का जो पोर्शन है, इसमें जो है कोई खास चेंज क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिला है। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे वैसे ही आते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज कह सकते हैं। अदरवाइज पेडागोजी वैसे भी आप सोच समझ करके ही करते हैं, क्योंकि बच्चे को पेडागोजी में क्या करना है, रटाना नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं रटाना है, कोई डेफिनेशन उसको रटानी नहीं है, ठीक है, उस पर बर्डन नहीं डालना है। और जो है टीचिंग कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, और बच्चे की प्रॉब्लम को समझ करके उसको सोल्व करना है। यहाँ पर टीचर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर जो है बच्चों के बारे में सोचना है। खेल ही खेल में, बातों ही बातों में, है ना, इसी तरह से घुमा के फिरा के इस तरह से करके उसको इजी वे में जो है समझाना होता है, और उसी टाइप के क्वेश्चंस हम करते नहीं है दिमाग लगा करके। तो देखिए जो इसमें पेडागोजिकल इश्यूज है, इसमें कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस की अवधारणा और कार्यक्षेत्र, ये हमारे कुछ सब इसके टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जो सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, ईवीएस एकीकृत ईवीएस का जो महत्व है, ये सब देखेंगे हम इसमें, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हम इसमें और डिस्कस करेंगे। देन लर्निंग प्रिंसिपल, सीखने के सिद्धांत, ये भी आपका जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमें डिटेल में देखना है। स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, कार्य क्षेत्र विज्ञान और सामाजिक विकास से संबंध, ठीक है। देन अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके। देन क्या है, एक्टिविटीज, ठीक है, जो एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे जो है पूरा कंक्लूजन हम निकाल करके देखते हैं, मतलब जो है इवोल्यूशन वगैरह जो सारी चीजें करते हैं वो सब इस पेडागोजिकल इश्यूज में ही रहेगा। एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, डिस्कशन, ठीक है। देन क्या है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन क्या है, टीचिंग मटेरियल एड्स, शिक्षण सामग्री एड्स, और जो है प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये 15 नंबर का आपका ये आता है, और 15 नंबर का जो है आपका कंटेंट वाला पोर्शन आता है। अगर आपने कंटेंट वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा है तो आप पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसको आप कंटेंट के बेस पर आराम से कर सकते हैं। कुछ को आप सोच के वहां पे बढ़िया से कर सकते हैं, और आपने पढ़ा तो होगा यहाँ पर। तो उन सब चीजों को आसान करने के लिए ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ईवीएस, ठीक है। तो चलिए कुछ हम ये और देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है। और एनसीईआरटी में याद रखिएगा जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी समरी, एनसीईआरटी की जो समरी है वो आपको टोटल डिटेल में हम कराएंगे, ठीक है, मतलब मैं कराऊंगा इसको, ठीक है। और जो एनसीईआरटी की समरी है इसको भी मैं ही कराऊंगा। तो आपको सचिन एकेडमी की तरफ से एनसीईआरटी की समरी ओल्ड भी मिलेगी और जो है न्यू भी मिलेगी, प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलेगी। देन क्या है, हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो नई वाली है उससे कई तरह के क्वेश्चंस जो आए, ठीक है, खास करके आर्ट एंड कल्चर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा जो पूरा इंडिया के स्टेट्स के बारे में है, इंडिया के बारे में है ना, वो काफ़ी डिटेल में इसमें था। तो इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो आप बेफिक्र रहें, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सब हमारी टीम जो है आपको प्रोवाइड कराने वाली है, ठीक है। तो आइए चलिए ज़रा देखते हैं एक नज़र उन क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको एक ये अंदाज़ा लगाने में
इंपॉर्टेंट होंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और अब क्या चेंज हो चुका है और हमें कितना अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि वो ज़माना कुछ बदलता हुआ सा महसूस हो रहा है कि वो ज़माना चला गया जो बिल्कुल सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ करके आप कंटेंट वाले पोर्शन को कर ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना जो नज़रिया है वो बदलना पड़ेगा और थोड़ा सा अपनी तैयारी के दायरे को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा प्रीवियस क्वेश्चन और आप देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ टू डिसीज स्प्रेड कोज ड्यू टू द मॉस्किटोज। ठीक है, तो अब आपको डिसीज वाला पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में डिसीजेस के बारे में कहीं कहीं थोड़ा सा जिक्र है, ठीक है, लेकिन क्या है हमें और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जैसे मॉस्किटो के बारे में दिया हुआ है और जो है खास करके मलेरिया वगैरह के बारे में जो दिया हुआ है, रोनाल्ड रोस ने उसको डिस्कवर किया कैसे मलेरिया फैलता है वो क्या है, लेकिन हमें उसके साथ साथ मॉस्किटो से होने वाली जो और डिसीजेस हैं, है ना, जैसे आपका डेंगू है, चिकनगुनिया है, ठीक है, फाइलेरिया है, ठीक है, फाइलेरिया है, मलेरिया है, ये सारी चीजें हमें क्या है डिस्कस करनी होंगी। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से मच्छरों के कारण फैलने वाली या जनित दो बीमारियों के समूह का चयन करें। तो देखिए कौन कौन सा हो सकता है, कोलरा एंड जो है टाइफाइड। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो कोलरा है वो किससे फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है, जो संदूषित भोजन और जल होता है उससे फैलता है, राइट। और जो टाइफाइड है ये भी संदूषित भोजन और जल से फैलता है, और ये दोनों की दोनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बैक्टीरियल डिसीजेस, फंगल डिसीजेस, राउंड बॉम डिसीजेस, फ्लैट बॉम डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, विषाणु जनित रोग, है ना, कवक जनित रोग, ये सारा जो है हम फंगल डिसीजेस वगैरह सब पढ़ लेंगे। तो जब आप सारा निचोड़ पढ़ लेंगे डिसीजेस का कि वो किससे फैलता है, फैलाता कौन है, तो ये जब ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए कुछ लगेगा ही नहीं, फिर आप आराम से इजीली इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो ये तो ऑप्शन फिर हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये तो संदूषित भोजन और जल से फैलता है। देन कोलरा जो है वो, अब देखिए मलेरिया मच्छर से जरूर फैलता है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है कोलरा, तो कोलरा जो है वो किससे फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, इसमें मच्छर का तो कोई रोल है नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा गलत हो जाएगा। देन है ना, तो इस वाले ऑप्शन को भी हम हटा देंगे। देन टाइफाइड एंड मलेरिया, तो देखो इसमें टाइफाइड आ गया, मलेरिया होता जरूर है लेकिन क्या है, टाइफाइड जो है वो किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, संदूषित जल और भोजन से, तो ये ऑप्शन भी हम यहाँ से हटा देंगे। अब आता है हमारा डेंगू। तो डेंगू और चिकनगुनिया, इसके लिए जो ये होता है विषाणु से, लेकिन इसको फैलाने का काम जो है वो किसका है, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज, फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज। तो जो फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज नहीं, फीमेल मॉस्किटो एडीज एजिप्टी किससे होता है, एडीज इजिप्टी से होता है। क्लियर। जो एनाफिलीज मैं बोल रहा था, एनाफिलीज जो है वो किसके लिए होता है, मलेरिया के लिए होता है। क्लियर ना। अब ये जो दोनों है डेंगू और चिकनगुनिया है, ये किससे होता है, इसके लिए वायरस होता है। ओके, वायरस से होने वाली बीमारी है, जैसे एयरवो वायरस, एयरवो विषाणु ग्रुप होता है, उनकी वजह से होता है। फैलाता कौन है, इनके लिए वेक्टर है। जब कोई चीज लिविंग से फैलती है, जिंदा चीज कोई फैलाती है, जब मक्खी मच्छर ऐसी कोई चीज बीमारी फैलाए तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर, वाहक बोलते हैं। तो इसके लिए ये जिम्मेदार हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, डेंगू एंड चिकनगुनिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। क्लियर ना। तो आप जो है आराम से कर सकेंगे। इन सब चीजों को मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि हमने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होता या फिर हमने जो है साइंस में फिजिक्स पढ़ा होता, उस पर बेस्ड है, बट बहुत ही आसान सा है। ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू द इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एरिया ऑफ वाटर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फेयर। वाष्पीकरण के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। ठीक है, जब जल सतह का क्षेत्र वायुमंडल के संपर्क में आता है। तो आपको बताना है कि बताइए कि जो कूलिंग की प्रोसेस है, वो कूलिंग की प्रोसेस कब, जब कूलिंग कम होती है तो क्यों, जब इवेपोरेशन कम हो जाता है। जैसा आपने सुना होगा कि जो कुम्हार का घड़ा होता है, जो घड़ा मिट्टी का जो घड़ा होता है, अर्दन पिचड़ जिसको हम बोलते हैं, मटका बोलते हैं, तो अर्दन पोट भी बोल देते हैं उसको कहा जाता है कि वो गरीबों का फ्रीजर है। खैर वो एक नाम है। तो उसमें पानी बड़ा अच्छा ठंडा रहता है और वो अप्रैल
मार्च, अप्रैल, मई और 15 जून तक, क्योंकि इंडिया में मानसून 15 जून के बाद आता है। 15 जून तक बड़ा अच्छा कूलिंग करता है। 15 जून के बाद में जैसे ही इन्वायरमेंट में मॉइस्चर बढ़ जाती है, वातावरण में नमी बढ़ जाती है, तो वो कूलिंग करना जो है थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो लोगों को लगता है कि यार इस घड़े के छेद वगैरह शायद बंद हो गए हैं और हमारा जो अब घड़ा है वो उतनी अच्छी कूलिंग नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके छेद बंद नहीं हुए हैं। एक्चुअल में वजह ये है, दरअसल चीज ये है कि एनवायरमेंट में मॉइस्चर बढ़ गई। जब आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या है, स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए जो है कूलिंग धीमी होती है। एक तो वो भी चीज है। तो अब यहां पर उसी से अंदाजा लगा लेंगे, इंक्रीज एंड, देखिए यहां पर है कि कॉन्टेक्ट विद द वाटर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फेयर, तो इंक्रीज एंड द ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इन एयर इज हाई। तो देखिए अब इसमें बात की गई है कि जो है कम कब होगा, इवेपोरेशन जो है वो कम। अभी एक्चुअल में एक आपको ये समझना है कि जो कूलिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, इवेपोरेशन पे बेस्ड होती है ना। इवेपोरेशन जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, क्या बोलते हैं इसको, वाष्पोत्सर्जन। तो अब अगर वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो कूलिंग कम होगी, तो इस पे बेस्ड आप बता देंगे। तो यहां पर कहा गया है कि वाटर सरफेस, हाँ एरिया वाटर सरफेस यानी जितना वो फैला हुआ है, इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फेयर, तो एरिया जो है वो क्या होगा, तो देखिए इंक्रीज। अगर एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। यही वजह होती है कि जैसे आप कपड़े होते हैं उनको निचोड़ देते हैं यूं करके, आप वो निचड़ोगी जो बत्ती जैसी बन जाती है, तार पे डालेंगे तो वो जो है देर से सूखेगा कपड़ा। लेकिन आपने देखा होगा जब आप कपड़े को धुल करके निचोड़ के और आप जो है वो फैला देते हैं उसको, तो देखा होगा कि वो जल्दी सूखता है। चाहे वो आपने वॉशिंग मशीन में जो है वो किया हो, ड्रायर में डाल करके जो है, या फिर जो आपने हाथ से निचोड़ा हो, लेकिन आप अगर उसको फैला देंगे तो जल्दी से जो है सूखता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन हाई हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर है इवेपोरेशन हाई होगा, और ह्यूमिडिटी जो है वो भले ही इसमें कम हो लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है इंक्रीज एंड द, देखिए सरफेस एरिया इंक्रीज एंड द ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इन एयर इज लो। तो देखिए यहां पर फिर इंक्रीज की बात आ गई, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। देन क्या है, डिक्रीज, क्योंकि स्लो की बात की गई है, उसमें पूछा है कि स्लो कब होगा, है ना। तो डिक्रीज एंड द ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इज इन एयर इज लो। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर सरफेस एरिया तो कम हो रहा है, ठीक है, तो इवेपोरेशन कम होगा, लेकिन यहां पर क्या गया है कि ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इन एयर इज लो, ह्यूमिडिटी कम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पर ऑप्शन हमारा हो रहा है डी सही, क्यों, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल जितना वो फैला हुआ है, जितनी है ना सरफेस एरिया जो है इसमें कम हो रहा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर जल वाष्प इन एयर इज हाई, तो अगर मॉइस्चर ज्यादा होगी तो जाहिर बात है नमी में चीजें जल्दी सूखती नहीं है, तो वेपोरेशन क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, डी है। स्लो कब होगा, जब सरफेस एरिया भी कम हो, सरफेस एरिया कम हो और ह्यूमिडिटी हाई हो, ह्यूमिडिटी हाई हो, यानी ह्यूमिडिटी इसमें देखो क्या है, इज इन एयर इज हाई, तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ नहीं है, ये आपको जो है पढ़ना होगा खुद से या आपको टीचर जो भी पढ़ाए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब अगला सवाल आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स, टर्टल एंड कैमेलियंस। जो कैमेलियन होता है गिरगिट को बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम रिश्तेदार है। यह निकटतम रिश्तेदार ना कह करके कह सकते हैं संबंधी है। रिश्तेदार वर्ड यहाँ पे सही नहीं लग रहा, तो आप जो है यहाँ पर कहेंगे कि कौन सा इनमें से निकट संबंधी है। वैसे देखा जाए तो एक ही चीज है। अब आपको ये कहां से, कौन सी जो आपकी पहली वाली थीम थी उसकी सब थीम से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिए पहला ऑप्शन है आपका मेंढक, दूसरा है छिपकली, ठीक है, और जो तीसरा है इसमें क्या है वो बैट है, देन क्या है वो इसमें क्या है फिश है। अब यहां पर कहा गया है कि जो कैमेलियन है, टर्टल है, स्नेक है, ये किससे संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है। अब आपने अगर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा, वर्गीकरण सही से नहीं पढ़ा होगा, एनिमल्स के बारे में आपको प्रॉपर पता नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो देखिए जो फ्रॉग है, फ्रॉग को आपको सबको पता होगा क्या चीज है, एम्फीबियन है।
एम्फीबियंस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास में, पूरा डिटेल में, ठीक है। एम्फीबियंस को हम बोलते हैं कि ये एक उभयचर है जो जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। रहने को तो बहुत से सांप भी पानी में रह लेते हैं, लेकिन वो हर वक्त नहीं रह सकते। कछुआ वगैरह आपका जैसे हो गया, या आपका जो है ना कछुआ, या फिर जो होता है क्रोकोडाइल, वो भी पानी में रह लेता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के जरूर आएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो पानी में तो वो भी रह लेते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं रह सकते। लेकिन जो एम्फीबियंस है वो पानी में भी रह लेते हैं, जमीन में भी जमीन पर भी रह लेते हैं इजिली। तो ये वाला जो है ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले इधर समझ लेंगे। अब आता है हमारा बैट। बैट जो है चमगादड़ देखने में पक्षी के जैसी जरूर लगती है, वर्ड के जैसी जरूर लगती है, लेकिन रियल में जो होती है वो क्या होती है, एक मैमल होती है, ठीक है। क्या होती है, मैमल। स्तनधारी होती है क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी होती हैं, कान बॉडी के बाहर होते हैं, ओके। और जो भी 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो भी एनिमल में मैमल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण है, वो सारे गुण इसमें होते हैं चमगादड़ में, ठीक है। बस देखने में पक्षी के जैसी लगती है, लेकिन ये पक्षी है नहीं। देन उसके अलावा फिश, मछली जो होती है वो अपने आप में जो है वो मछली है, और जो है किस में आती है, ये पाइसेस ग्रुप होता है एक उसका, मत्स्य में आती है, मछली वाले उसमें आती है। तो ये ऑप्शन तीनों ही गलत हो जाएंगे हमारे। अब आता है छिपकली। छिपकली जो है बेटा क्या है, रेप्टाइल्स है ना। क्या है ये, रेप्टाइल है, रेप्टाइल है। रेप्टाइल को हम हिंदी में बोलते हैं क्या है, ये सरीसृप है। अगर ये सरीसृप है तो जाहिर है टर्टल, स्नेक, कैमेलियन, ये सब भी क्या है, हमारे रेप्टाइल्स हैं। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो कौन से जाएगा, लिजर्ड से जाएगा, क्योंकि लिजर्ड उसी जो है क्लास की है रेप्टिलिया की, जिसमें ये बाकी तीनों आते हैं। समझ रहे ना। तो ये आप कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस का, ठीक है। तो जब तक आपने एनिमल को डिटेल में नहीं पढ़ा होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है। तो चलिए इस तरह से, या फिर जो है आपको थोड़ा सा देखना होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस में देखने को मिला जिसका जिक्र कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ, लेकिन एनर्जी से रिलेटेड जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अब एनर्जी 2 तरह की होती है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अक्षय ऊर्जा और जो है क्षय ऊर्जा। रिन्यूएबल को आप बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, और जो नॉन रिन्यूएबल है उसको बोलते हैं आप जो है कन्वेंशनल, ठीक है। यानी जो एनर्जी है, अब आजकल जो है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अगर देखा जाए तो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पर कार्य कर रही है। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल जो होता है वो इतना होता है, और आप के घर में भी लगा होगा बहुत से लोगों के, जो सोलर पैनल होता है वो पैनल जो है वो पूरा, जैसे कि सोलर पैनल है, और एक जो होता है वो मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो गांव में तो देखा होगा कई बार एक मॉड्यूल से ही एक शीशा जैसा जो होता है उससे ही काम चल जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है पैनल लगवाते हैं और कुछ लोग एरे लगवा लेते हैं। एरे मतलब जो है ऐसे ऐसे बहुत से पैनल होते हैं, पूरे सोलर फार्म होते हैं, है ना, पूरे के पूरे सोलर प्लांट होते हैं, या बहुत से लोग जो है खेतों पे भी एरे लगवा लेते हैं अपने, है ना। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसको पढ़ने के लिए क्या है, आपको कहां से, एनसीईआरटी में तो है नहीं, ये अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एक अंदाजा तो होगा ही क्या है। लेड का इस्तेमाल जो है वो बैटरी बनाने में करते हैं, लेड सीरीज बैटरी बनाने में करते हैं, ना कि जो है सोलर पैनल इसका बन रहा है। उसके अलावा सोडियम का इस्तेमाल भी नहीं करते, ठीक है। और आप सब जानते हैं सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसको अगर आप खुले में छोड़ दें, कई बार मॉइस्चर की वजह से आग लग जाती है, कई बार इस पर अगर आप पानी की छींट डाल दें तो आग लग जाती है, समझ रहे ना। तो ये भी नहीं है। कॉपर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपर एक प्रॉपर टाइप की मेटल है और इसमें बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये जो है हम इसका इस्तेमाल, कॉपर मतलब तांबा, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या है, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में जो नैनो मटीरियल्स होंगे, नैनो पार्टिकल्स होंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, नैनो कणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इससे कहीं ज्यादा अच्छे होंगे सोलर पैनल से, इस वाले से, नॉर्मल से, क्योंकि ये 40% तक इसकी इफिशिएंसी होती है। जब हम नैनो कणों का यूज करके सोलर पैनल बनाएंगे फ्यूचर में, तो उसकी 60% से भी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो फ्यूचर की प्लानिंग है, ठीक है। अब इस पे बेस एक और चीज आ सकती है कि सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो आप सबको पता होगा बेंगलुरु को बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं प्रीवियस पेपर्स में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है पुराना सा क्वेश्चन है, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे नए ही क्वेश्चन है, पुराने भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पुराने टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें पूछा गया है, विच स्टेट हैज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन।
झूम कल्टीवेशन के लिए जो ये कॉमन प्रैक्टिस है वो कौन सा कहाँ की सामान्य पड़ता है? ऑप्शन है आपका उड़ीसा, दूसरा है आपका मिजोरम, तीसरा है आपका बिहार, देन क्या है उत्तराखंड। तो देखिए झूम कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इसको हम बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और इसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या करते हैं कि जो खेत होते हैं उनमें जैसे ये फॉरेस्ट टाइप का जब उगाता है, या फिर उसमें हर्ब्स होते हैं, झाड़ी वगैरह या फिर घास फूस जो भी होती है, उसमें आग लगा देते हैं। आग लगा करके इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। पहले तो है ज्यादा दिनों के लिए छोड़ते थे तो उतने दिन में ये अच्छे से इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती थी, लेकिन आजकल पॉपुलेशन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो आजकल क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी खेती करना शुरू कर देते हैं, जिससे सॉइल उस हिसाब से फर्टाइल हो नहीं पाती है आजकल। खैर वो एक अलग चीज है। तो ऐसा किस कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो आप बताएंगे ऐसा किया जाता है खूब इंडिया में, मिजोरम में। कहाँ पर किया जाता है? मिजोरम। तो मिजोरम में ऐसा जो है खूब किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो है सारे नए क्वेश्चन आ गए, पुराने टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका पेडागोजी का, जो बहुत ही आसान सा है। मैंने जैसे आपसे कहा कि पेडागोजी में कोई खास ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर रिफ्लेक्ट जेंडर वाइज? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है, कौन सा इनमें से ऐसा कथन है जो लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी जो है जेंडर वाइज बोल रहा है। और टीचर को कैसा होना चाहिए? न्यूट्रलाइज होना चाहिए, जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, छात्रों आप सभी ने अच्छा किया। तो देखिए यहां पर वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में सारे आ जाएंगे, मेल फीमेल सब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आजकल ट्रांसजेंडर का भी कंसेप्ट है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि आप मेल हैं फीमेल हैं या क्या है। तो ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, छात्रों आप सभी ने अच्छा किया है, ठीक है। तो ये वाला जो है जेंडर वाइज नहीं हो रहा, कहीं से कहीं तक ये नहीं दर्शा रहा कि जो है इसमें कुछ जेंडर वाइज कुछ हुआ है। देन बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज, देखिए यहां पे वर्ड यूज किया है बॉयज, ठीक। तो देखो बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज। अब यहां पर जो है लड़कों बोल दिया, स्पेशली जो है मेंशन कर दिया कि लड़के जो है हमेशा जो है आप मतलब हमेशा शोर करते हो, तो इसमें जो है लड़कों को बोल दिया। अब इसमें जो है कि शोर मचाते हो, शोर मचाना तो देखा जाए तो एक बुरी बात है। तो बुरी बात हो या अच्छी बात हो, सबको न्यूट्रलाइज करके बोलना है, किसी स्पेसिफिक नहीं बोलना है। ऐसे भी नहीं कहना है कि लड़कियों आप हमेशा अच्छा करती हो, लड़कों आप हमेशा अच्छा करते हो, लड़कों आप हमेशा बुरा करते हो, लड़कियों आप हमेशा बुरा करते हो, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। आप जो है या फिर जो है नॉइज करते हो, है ना, इस तरह शरारत करते हो, ये सब नहीं बोलना है। तो यहां पर जो है आपका यही है कि जो जेंडर वाइज है वो आपका बी ऑप्शन बन रहा है। आइए अगले ऑप्शंस को भी देखते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहां पर आपने दोनों को बोल दिया, तब भी हम इसमें किसी जेंडर वाइज की बात नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स ऑल प्ले अ गेम, लड़कों और लड़कियों चलो सब एक खेल खेलते हैं। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं की कि सिर्फ लड़कों से कहा कि आप खेल खेलो, या लड़कियों से कहा गया कि चलिए आप खेलिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है कि जो जेंडर वाइज्ड है। स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, देखिए यहां पर फिर वर्ड यूज किया गया स्टूडेंट्स, मैं आपके परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें जो है किसी जो है जेंडर की बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। जेंडर वाइज आपको बताना था, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला है हमारा द मेल बर्ड मेक मैनी ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट एंड द फीमेल बर्ड chooses the best one to lay her egg, the word is। देखिए ये जो है आपका मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जैसे एनसीईआरटी बेस्ड आता था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि कुछ क्वेश्चंस बदल करके आए हैं, और काफी हद तक बदल करके आए हैं कंटेंट वाले पोर्शन में स्पेशली, ठीक है। और कुछ पुराने भी आते हैं, तो ऐसे नहीं कि आप एनसीईआरटी की समरी पढ़ना ही छोड़ देंगे, आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी नई वाली दोनों पढ़नी है, ठीक है। तो नर पक्षी कई खूबसूरत बुने हुए घोंसले बनाता है, और मतलब मादा पक्षी अपने अंडे देने के लिए सबसे अच्छा चुनती पक्षी है। कहने का मतलब यह है कि नर पक्षी कई खूबसूरत घोंसले बनाता है, ये थोड़ा सेंटेंस में एरर है। और जो है फीमेल चुनती है कि उसको कौन से घोंसले में जो है अंडा देना है। ये किसकी खासियत है? बीवर बर्ड की, यानी जुलाहा पक्षी, या फिर जो है इसको बुनकर पक्षी भी बोल देते हैं, या डब। डब को वैसे हम कबूतर नहीं बोलते बेटा, डब को हम बोलते हैं फाख्ता। क्या बोलते हैं इसको? फाख्ता बोलते हैं। फाख्ता कबूतर के जैसी होती है, फाख्ता क्या होता है? फाख्ता, ठीक। देन क्या है? टेलर बर्ड यानी दर्जी पक्षी या दर्जन पक्षी। देन क्या है? सनबर्ड, सनबर्ड जो सूर्य पक्षी होता है वो। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन करता है, तो आपको बताना है कि ऐसी ये खासियत है किसकी? बीवर बर्ड की, यानी जुलाहा पक्षी की।
ठीक है। तो ऐसा जो है वो जुलाहा पक्षी करता है। अब इन पे तमाम आपको होगा कि सबसे बड़ा घोंसला कौन बनाता है, सबसे मजबूत घोंसला किसका होता है, सबसे ऊपर किसका होता है, कौन जो है घोंसला अपना जो है वो जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उनके बीच में बनाता है, कौन मेहंदी के जो बाड़े होते हैं उनके बीच बनाता है। तो उस तरह से सारे पक्षियों के बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं। पूरी ऑर्निथोलॉजी पढ़ेंगे हम, ऑर्निथोलॉजी पढ़ा दूंगा मैं पूरा। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान। तो उसका कुछ चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, अब देखिए हम जो बात कर रहे थे बीवर पक्षी, वो इस तरह का होता है, बड़ा ही खूबसूरत सा एक घोंसला बनाते हैं। अब घोंसला बनाने के लिए इनका हौसला है ना अलग ही है। मेल का हौसला देखिए कई घोंसले बनाता है, तब उसकी जो फीमेल होती है वो चूज करती है कि किस में उसको अंडा देना है। वो डिसाइड करेगी कि हाँ इसमें देना है कि इसमें नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये खासियत है। अगला है विच ऑफ द, ये सारे प्रीवियस में क्वेश्चन है ना जो अभी चेंज हुए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट लिव इन अ ग्रुप एंड हैव स्पेसिफिक रोल एलोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कीट एक समूह में रहता है और विशेष भूमिका आवंटन करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं, कौन से ऐसे कीट हैं कह लीजिए कि जो ग्रुप में रहते हैं और मतलब समूह में रहते हैं और सोशल हैं, सामाजिक हैं, ग्रुप में रहेंगे और सबका काम अलग अलग डिसाइड हुआ है कि तुम्हें ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं ऐसा किस में है। पहला है ऑप्शन आपका हनी बी, एंड्स एंड स्पाइडर। तो देखिए ये सोशल है, ये सोशल है, लेकिन स्पाइडर अपने उसमें जो जाला होता है उसमें अकेले रहती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि स्पाइडर जो होती हैं मकड़ियां सोशल नहीं होती। तो जहां जहां स्पाइडर आए आप उसको हटा देंगे। स्पाइडर यहां पर भी है तो आप इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। मॉस्किटो भी ग्रुप में नहीं रहता, देखा जाए चींटी रहती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये सोशल है, ये सोशल है, लेकिन हाउस फ्लाई जो है सोशल नहीं है। अब यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन बनता है वो है बी, वाष्प का मतलब होता है तितैया, जो पीली सी होती हैं, ग्रुप में रहती हैं, देखा होगा पूरा हाइप बना करके, छत्ता बना करके रहती हैं, वो हो गई। देन टर्माइट, टर्माइट को हम बोलते हैं दीमक, पूरी ग्रुप में रहती है, ये सोशल है। देन क्या है एंड्स और चींटियां। चींटियों में आपने पढ़ा होगा कि क्वीन होती है, इसमें भी वर्कर्स होते हैं, है ना। उसी तरह से जैसे ये होती है हमारी वास्प होती हैं और इनमें एक रानी होती है, ठीक है। मधुमक्खी की भी कहानी आपने सुनी होगी। मधुमक्खी में भी जो है 3 तरह की मक्खियां होती है। एक होती है रानी जो अंडा देती है, दूसरे होते हैं ड्रोन जो छत्ते की देखभाल करते हैं और रानी की ख्वाहिश को पूरा करते हैं चीजों को, ठीक। देन क्या है जो फीमेल वर्कर्स वो होती हैं वर्कर्स, फीमेल जो मक्खियां होती हैं वर्कर्स होती हैं, जो फूलों के नेक्टर को लेकर के आती हैं, शहद को लेकर के आती हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से इनमें भी ऐसे ही होता है। किसमें जो एंड्स हैं इसमें भी रानी होती है, इसमें भी जो है वर्कर्स होते हैं जो फूड को इकट्ठा करते हैं, देखभाल करने के लिए भी होते हैं छत्ते की। इसी तरह से वाष्प में भी वैसा ही होता है। तो आपको ये कौन कौन से सोशल टाइप के इंसेक्ट हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए जो है मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये हो गया। नाउ इससे अगला ऑप्शन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हनी बीज इन अ बीहाइव। हनी बी का जो छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते में, मधुमक्खी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ध्यान से रखिए, सुनिएगा और देखिएगा। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ऊपर नहीं लिखा होता है और हम उसको पढ़ना भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन आते हुए भी हमसे गलत हो जाता है। तो इस चीज की मतलब जो है इस चीज पे भी आप नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर नहीं पूछा गया। तो ओनली क्यून वी ले एग, तो या जाहिर है जो खाली जो है एक ही मक्खी होती है जो अंडा देती है और वो पूरे शहद से बेहतरीन सा एक फूड मटेरियल बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रॉयल जेली। क्या बोलते हैं, रॉयल जेली। उसको वो खाती है, जो रॉयल जेली खा लेगा वही मधुमक्खी जो है वो अंडा देती है। और जब तक पहली रानी जिंदा रहती है कोई दूसरा उस रॉयल जेली को नहीं खा सकता। अगर किसी ने खा लिया तो जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन मक्खियां होती हैं, उसको मार देते हैं जब तक पहली रानी जिंदा रहेगी। तो केवल रानी मधुमक्खी अंडा देती है, हाँ बिल्कुल। और इसमें पूछा है कि जो नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है आपको, तो ठीक है ऑप्शन गलत हो गया। वर्कर्स बी आर मेल बीज, ऐसा नहीं होता। वर्कर्स जो होती हैं वो फीमेल होती हैं जो फूलों का रस लेकर के आती हैं। और एक चीज और, जब मधुमक्खी शहद को तलाशने जाती है, फूलों के नेक्टर को तलाशने जाती हैं, अगर किसी एक को शहद मिल गया तो वो दूसरी मक्खियों को कैसे इंडिकेट करेगी, कैसे उनको जो है बताएगी कि आओ इधर शहद मिल गया। तो वो डांस करके बताती है, डांस करके बताया आओ कि मिल गया। तो डांस करके वो इंडिकेशन देती है।
तो वर्कर्स भी आर मेल भी, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्या था, गलत वाला पूछा था कि, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स भी इन द हाइव, बिल्कुल कुछ ही ड्रोन्स होते हैं जो छत्ते में रहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे पूछा जो गलत है वो बताना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देयर इज ओनली वन क्वीन वी इन हाइव, यस एक ही क्वीन होती है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपसे पूछा है कि जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, तो ये ऑप्शन है आपका बी हो गया। अब देखिए इससे अगला है, अगला क्वेश्चन है द हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ फॉर क्लास वी चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। कक्षा बी के 4 बच्चों के रक्त परीक्षण रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन स्तर नीचे दिया गया है। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसमें आयरन रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, जटिल प्रोटीन होती है, जिसमें प्रोटीन होती है ग्लोबिन प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है दूसरा, आयरन होता है। तो आयरन का लेवल कितना होना चाहिए, तो देखेंगे कक्षा बी के 4 बच्चों के रक्त, अभी एक का जो है अमन का है 8 ग्राम पर डेसीलीटर, डीएल का मतलब क्या होता है, डेसीलीटर, ठीक है। इसका राधिका का है 10 ग्राम पर डेसीलीटर, देन क्या सुजीत का है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, देन क्या है मारिया का जो है 6 ग्राम जो है डेसीलीटर है। तो आपको इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द चिल्ड्रन आर एनेमिक। तो देखिए आपको एक रेंज पता होना चाहिए कि 12 से, ठीक है, 12 से 18 ग्राम, 12 से 18 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन हमारे पर डेसीलीटर ब्लड में होना चाहिए। एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में जो रेंज दी हुई है वो दी हुई है आपकी कितना, 12 से 16 ग्राम। तो इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, मिनिमम वैल्यू को हम अंदाजा लगा लेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन 12 से कम होता है वो समझ लो क्या है, वो एनेमिक पर्सन है, एनेमिक पर्सन है। तो देखो अमन का, बस इसको छोड़ दो, सुरजीत को छोड़ दीजिए, सुरजीत के अलावा बाकी जो तीनों है अमन, राधिका और मारिया, अमन, राधिका और मारिया जो है तीनों एनीमिक पर्सन है, और जो है एनीमिक पर्सन है, इनमें खून की कमी है। खून की कमी होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें खून का वॉल्यूम कम हो गया, खून कम होने का मतलब होता है कि उसमें क्या है, आयरन का लेवल कम हो गया। हीमोग्लोबिन कम होगा तो जाहिर है आयरन कम होगा, ठीक है। अब ये तो कम होने की बीमारी है, ज्यादा होने से भी बीमारियां होती हैं, वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब देखो ये आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है, लेकिन आपको ये अलग से पढ़ने होंगे। एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पूरा नाम होता है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। शुरुआती दौर में जब इसको बनाया गया था, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, और इसको शुरू में कहा जाता था हेली नेशनल पार्क। क्या कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क, लेकिन आजकल जो है इसको कहा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बीच में इसका एक बार नाम बदला था, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था, लेकिन फिर से अब इसका नाम जिम कॉर्बेट पार्क है। अब फिर बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये आपका जो है कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये टाइगर के लिए मशहूर है, टाइगर के लिए मशहूर है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था, उसकी शुरुआत भी यहाँ से हुई थी, है ना, बाघ परियोजना जो आई थी। देन जो है फिर आपका है गिर, देखिए गिर से ही मिला लीजिए, गिर जो है वो आपका कहाँ है, गिर गुजरात में है, गुजरात में, ठीक। तो ये जो है स्टैटिक शेर के लिए मशहूर है। फिर आपका जो है रणथंबोर जो है वो आपका कहां पर है, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। उसके अलावा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका कहां है, असम में, ठीक है ना। तो अब यहां से आप ऑप्शन मिला के देख लो, पहले का जो है कौन सा है, पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा जो आपका काजीरंगा है फर्स्ट, तो ये हो गया। देन सी का जो है आपका कौन सा है, चौथा, और डी का है तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा, बी सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने, सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप, सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। देन इससे अगला देखेंगे कि व्हेन एन ईवीएस टीचर टॉक हिज हर स्टूडेंट टू अ जू, ही शी इंटेंस टू। जब एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों को चिड़ियाघर ले जाता है तो उसका इरादा जो है वो क्या होता है, इरादा क्या होता है। सेंसिटाइज स्टूडेंट फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, जंतु संरक्षण के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाना उसका जो है उद्देश्य है। तो ऐसा नहीं होता है, उसको, है ना, ये सब नहीं करना है। गिव एक्सपोजर टू स्टूडेंट टू मेक टीचिंग एंजॉयबल, ये वाला भी नहीं है। देन क्या, कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, यस
क्योंकि आपको प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना है, कोई चीज रटानी नहीं है, बातों ही बातों में, है ना, मजाक ही मजाक में, मजाक उस टाइप की ना हो जो एक किसी की मजाक बनाए, मतलब इन द सेंस हंसी मजाक में, खेल कूद में, ठीक है, ऐसे ही दिखा करके आपको समझा देना है। डेवलप स्किल इन द स्टूडेंट टू डेमोस्ट्रेट, स्किल डेवलप इतनी सी एज में नहीं करना होता है, क्योंकि आप सबने पढ़ा है कि एनसीईआरटी आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की पढ़नी है। ईवीएस वाली जो फर्स्ट और सेकंड में है उसका, उसमें जो है ईवीएस को मैथ और सोशल साइंस में जोड़ जाड़ करके पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ के पढ़ना है। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो है आपका कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। हाँ, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है आपको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसी की है, उसी में आपका ईवीएस है भी। देन अगला है द लैंग्वेज दैट हैज टू बी यूज बाय एन ईवीएस टीचर शुड बी, जो ईवीएस का टीचर होता है उसको लैंग्वेज जो है वो अपनी कैसी रखनी चाहिए, फॉर्मल विद एम्फेसिस ऑन डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन का तो हम इसमें जिक्र ही नहीं करते हैं, डेफिनेशन, कंसेप्ट, ये सब तो करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देन क्या है, डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कंप्रीहेंड, बच्चों को समझने में मुश्किल वाली लैंग्वेज बोलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपको सिंपल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, वहां की लैंग्वेज, वो सब बोलना है आपको, ठीक है, जिसमें बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए। देन क्या है, रिलेटेड टू एवरीडे लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, यस, हमें क्या है, बच्चे की रोजमर्रा की भाषा से संबंधित जो हमें लैंग्वेज रखनी है ताकि वो आसानी से समझ पाए, क्योंकि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक, नॉट द टीचर सेंट्रिक, ठीक है, तो यहाँ जो है सही आंसर हो गया। टेक्निकल इन नेचर, देखिए टेक्निकल कंसेप्ट है ना, स्किल, इन सब की बात ही नहीं करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नाउ आइए देखते हैं, आइडेंटिफाई द लीस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी इन द टीचिंग ऑफ द ईवीएस, ईवीएस के शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि की पहचान करें, यानी जो सबसे कम जरूरी है वो क्या है, डिस्कशन विद स्टूडेंट, छात्रों के साथ चर्चा करना, अच्छी बात है, तो ये ऑप्शन, अब यहाँ पे पूछा है जो सबसे कम जरूरी है वो बताना है आपको, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो जरूरी है। ड्राइंग डायग्राम्स एंड स्केच ऑन वर्कशीट, यस, वर्कशीट पर जो है आरेख और स्केच बना रहे हैं, अच्छी बात है, और इसमें पूछा है कि खराब बात बताइए जो ज्यादा जरूरी नहीं है, सबसे बेकार है। टेकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड फॉर नेचर वॉक, यस, आप लेकर के जाइए, एनवायरमेंट में घुमाएंगे फिराएंगे, बच्चा समझेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि तो जरूरी है। पनिशिंग डिसऑबिडेंट स्टूडेंट, आज्ञाकारी जो छात्र होते हैं उनका जो है दंडित करना, ये कोई खास चीज नहीं है, सबसे बेकार माना जाता है, तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। इससे अगला देखेंगे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, देखिए आपके एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, आपने पढ़ा ही होगा, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरती, ठीक है, आप ये हटा देंगे। अब जहां जहां आपका ये उत्तर प्रदेश आ जाए वो आप हटा दीजिए, है ना, उसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश से भी ये जो है नहीं गुजरती है, ये गुजरती है आपकी छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से, तो ये हो गया। अब 8 स्टेट ऐसे हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहां से जो है ये गुजरती है, समझ रहे हैं ना, तो इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूं, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में कराने वाला हूं, ठीक है, वो सब चीजें हम क्लास में करेंगे। अजय इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंस इन द गंगटोक एंड पुडुचेरी, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द गंगटोक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज। अब आपने अगर नक्शा नहीं पढ़ा है, मैप नहीं पढ़ा, आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो है आपको पोजीशन बतानी है कि देखिए क्या है कि वो जो अजय है वो कहां पर है, एमपी में है, और वो कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहता है, तो पहले कहां जाना चाहता है, गंगटोक। गंगटोक कहां की राजधानी है, ठीक है, सिक्किम, तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम, और जो पुडुचेरी है, ठीक है, तो वो देखिए कहां पर है, तो आपको ये पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां है, तो मध्य प्रदेश ये है ना, मध्य प्रदेश ये है, तो यहीं पर कहीं पर वो होगा, मान लेते हैं यहां है, तो जो असम है और ये सिक्किम है, सिक्किम यहां पर है, तो यहां से पोजीशन ये हो गई, ठीक है, आप उधर बताएंगे यहाँ। और दूसरा जो है आपका जो पुडुचेरी है वो कहां पर है, इधर है, तो पुडुचेरी इधर, समझ रहे ना, ये हो गया, हाँ, मतलब यहां पर तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, तो अब अगर इधर देखेंगे पोजीशन, तो यहां से ये हो जाएगा, देखिए नॉर्थ, और इधर क्या है आपका ईस्ट, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हम पोल से लेते हैं, ठीक है, और इधर जो है ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा साउथ, यहां पर ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट,
तो अगर हम पोजीशन देखेंगे तो आप जो है ये पोजीशन बता देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो आपका एक हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और दूसरा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो सारा मैं जो है इसको करा दूंगा, पूरा बाउंड्रीज है ना, पूरे कंट्री की बाउंड्रीज भी पूछ लेता है, स्टेट की बाउंड्रीज पूछता है, वो सब, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखेंगे। इन केस ऑफ लो एवरेज स्टूडेंट इन क्लास व्हाट वुड यू डू एज एन ईवीएस टीचर। क्लास में जो है बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। कक्षा में औसत से कम छात्रों के मामले में आप ईवीएस शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है मेक देम राइट कंसेप्ट मेनी टाइम्स, क्या आप उनको जो है कंसेप्ट रटाएंगे, बहुत बार अवधारणाएं रटाएंगे। और मैंने क्या कहा है ही ऐसा कि आप कंसेप्ट का जो है जिक्र ही नहीं करेंगे। मेक देम सिट इन द फर्स्ट रो एंड गाइड देम कॉन्स्टेंटली, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाएंगे और जो है उन्हें लगातार मार्गदर्शन उनका करते रहेंगे, नहीं, ऐसा करने से वो उसकी प्रॉब्लम सोल्व थोड़ी ना होगी। देन क्या है, गिव देम एडिशनल टास्क फॉर होम फॉर प्रैक्टिस, घर के लिए उसे टास्क देंगे कि ये करके लेकर के आइए, है ना, उससे तो और ज्यादा परेशान होगा वो। तो यहां पर आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज एंड डिजाइन रिमेडियल मेजर फॉर देम, उनके कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उनके लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन यहां पर है वो सी। तो देखा जाए तो जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उनमें कोई खास बदलाव नहीं है और आप आराम से इजिली कर सकते हैं। कंटेंट वाला पोर्शन थोड़ा सा आपका टिपिकल हो गया पहले के कंपेयर में। तो अब पहले जैसे आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके काम चला लेते थे, अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको इधर उधर से भी पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट शुड अ पर्सन डायग्नोज विद एनीमिया वी एडवाइज टू ईट ड्रिंक, ठीक है, ईट या ड्रिंक। रक्त अल्पता से पीड़ित व्यक्ति को क्या खाने पीने की सलाह देनी चाहिए। तो आपको बस ये बताना है कि ऐसी वो चीजें, क्योंकि किससे रिलेटेड है, फूड से, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोषक तत्व किस में होते हैं, क्लियर ना। तो बीट रूट जूस एंड स्पिनच, चुकंदर का रस, यस इसमें आयरन होता है, और जो पालक होता है उसमें क्या है, आयरन होता है। ये हो गया आपका जैगरे हो गया, गुड़ वगैरह, ठीक है, सेब हो गया, है ना, खजूर हो गई, इन सब में रहता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, पालक को ज्यादा खाने से पथरी बनती है, टमाटर और पालक को खाने से ज्यादा पथरी बनती है, तो इसका बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो ये आपका सही हो गया। पोमग्रेनेट जूस जो होता है आपका नर एंड, इसमें होता है आयरन, लेकिन जो है मिल्क प्रोडक्ट में उतना आयरन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से नींबू में नहीं होता, जेली वगैरह में नहीं होता, ठीक है। तो ये सब जो है ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पहला ऑप्शन जो है आपका ठीक है। अगला है अ पर्सन विद मलेरिया वुड हैव मोस्ट कॉमन सिम्टम्स लाइक, तो आपको जो बीमारियां होती हैं उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सी बीमारी किससे होती है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं। तो फीवर विद कफ एंड कोल्ड, क्या जो मलेरिया का रोगी होगा, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन से होता है। फैलाता कौन है उसको, फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज, ठीक है। और उसको ट्रीट करने के लिए सिनकोना पेड़ की छाल से जो है कुनेन प्राप्त की जाती है, वो मलेरिया की बड़ी प्रसिद्ध दवाई है। खैर, तो फीवर विद कफ एंड कोल्ड, तो देखिए इसमें फीवर तो आता है लेकिन कफ एंड कोल्ड का कोई सीन नहीं है। देन डायरिया, उल्टी दस्त जैसे जो हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बुखार आता है ठीक है, लेकिन क्या है, डायरिया नहीं होता। देन जो ब्लिस्टर्स ऑन स्किन विद फीवर, बुखार के साथ बॉडी पे छाले पड़ जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, कब कभी छूटती है इंसान की। चिल्स एंड फीवर, ठंड और बुखार होता है उसको, यानी जो ज्वर होता है, बुखार होता है, वो बिल्कुल ठंड के साथ होता है और हर तीसरे दिन या दूसरे दिन जो है एक रेगुलर इंटरवल में आकर के फिक्स टाइम पे आकर के उसको कब कभी छूटेगी, ठीक है ना, क्योंकि उस दौरान हीमोजोइन नाम का एक कंपाउंड निकलता है लीवर से हमारे, तो उस दौरान होती है दिक्कत, ठंडी छूटती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये आपका एनसीईआरटी का सीधा सीधा सवाल है। तो इसमें जैसे ऑप्शन है आपका कुस्कुटा, अमरबेल जिसको आप बोलते हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट होती है, टोटल तना परजीवी होती है, दूसरे पौधों में अपनी माइक्रो रूट्स को घुसा करके पोषक तत्व लेती है, तो ऑप्शन हमारा गलत है। देन क्या, लाइकेन होता है एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई यानी शैवाल और कवक एक जगह हम मिला दें तो लाइकेन बनते हैं। कितने टाइप के होते हैं क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। देन कैक्टस जो होता है बबूल वगैरह के जो पेड़ जैसे होते हैं, तो ये भी ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका पिचर प्लांट है। अब आप सिर्फ ये पिचर प्लांट एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ के काम नहीं चला सकते, और भी ऑप्शन आ सकते हैं। पिचर प्लांट हो गया आपका, है ना, नफिंथी जिसको बोलते हैं, फिर उसके अलावा ड्रोसेरा हो गया, डायोनिया हो गया, कई होते हैं, ठीक है। तो वो हम सब जो है पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऐसे पौधे अक्सर पाए जाते हैं जहां पर बारिश काफी होती है, नमी ज्यादा रहती है, तो उनमें नाइट्रोजन की कमी अक्सर आमतौर पर देखी जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, ये जो है इंसेक्ट हो गए, छोटी छोटी जो चुईयां होती हैं, वो मेंढक हो गए, उन सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं और
क्या है, उनसे नाइट्रोजन की कमी को अपनी पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिस्चर प्लांट। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट बाई, and there is a busy highway in between X and Y. So in order to reach the school, you first go to 100 meter due west, then cross a 80-meter long subway which is due north, and finally reach your school which is 200 meter due east. With respect to your school, your house is, आपका घर X पर स्थित है, कोई पॉइंट है X, और आपका स्कूल जो है Y पर स्थित है। आप जो है कहाँ पर जाना चाहते हैं, आप अपने स्कूल जाना चाहते हैं और रास्ते में एक जो है बिजी मार्ग पड़ता है, और फिर इसमें कहा गया है कि आप क्या करते हैं, इसलिए स्कूल तक पहुंचने के लिए आप पहले 200 मीटर पश्चिम में जाते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा जो घर है, योर हाउस इज लोकेटेड एक्स, मान लो एक्स है, तो इसमें ये कहा गया, तो देखिए याद रखिएगा, एक मिनट, हाँ, तो आइए जरा इस पे, तो इसमें कहा गया है, ठीक है, और याद रखिएगा जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो नॉर्थ है ना, आप जो फेस है आपका नॉर्थ की तरफ होगा, और इधर वाला जो राइट हैंड है वो आपका किधर, पूरब की तरफ है ना, और इधर वाला आप पश्चिम दिखाएंगे, जो है ना पश्चिम, और नीचे की साइड में आप जो है दक्षिण दिखाएंगे। तो अब यहाँ से ये कहा गया है कि जो है वो आप एक्स पर पोजीशन पे आपका घर है, तो मान लेते हैं यहाँ एक्स है, और फिर इसमें कहा गया कि आप जो है वाई जगह पे जाना चाहते हैं, तो पहले इसमें कहा गया कि पहले आप 200 मीटर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो जाहिर है पश्चिम जो है 200 मीटर इधर होगा, तो यहाँ पर जो है 200 मीटर हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, हम यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है। फिर 80 मीटर लंबा सबवे पार करते हैं जो उत्तर की ओर अंत में आपके स्कूल तक पहुंचता है। एक मिनट, 200 मीटर पश्चिम की ओर जाते हैं, फिर 80 मीटर लंबा सबवे पार करते हैं जो उत्तर की ओर है, तो यहां से जो है कितना है, 80 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये 80 मीटर है, और ठीक है 80 मीटर यहां पर पहुंच जाते हैं। फिर उसमें कहा गया है, हाँ वैसे ये 80 मीटर से ज्यादा ही हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये 80 मीटर है, ठीक है 80 मीटर हो गया, क्लियर। फिर 80 मीटर लंबा सबवे पार करते हैं जो उत्तर की ओर है, और अंत में आपके स्कूल तक पहुंचता है जो पूरब में 200 मीटर है। तो पूरब में जो है आपका ये 200 मीटर है, आप इधर चल दीजिए, आप इधर भी 200 मीटर चल लेते, इधर भी 200 मीटर चल गए। फिर आपसे कहा गया है कि आपका स्कूल के संबंध में आपका घर कहां पर है, आपके स्कूल के संबंध में। अगर ये पूछता है कि घर के संबंध में स्कूल किधर है, तो आपका आंसर गलत मतलब जो है पलट जाता। अब यहां पर पूछा है कि आपके स्कूल के संबंध में आपका घर किधर है, तो जाहिर है ये है आपका वाई, यानी ये है आपका स्कूल, और स्कूल के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है तो ये होगा। तो जाहिर है जितनी डिस्टेंस ये है इतनी ही होगी। किस साइड में होगी, इसके रेस्पेक्ट में दक्षिण में, तो 80 मीटर ड्यू साउथ, तो 80 मीटर जो है वो साउथ में होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके घर के कंपेयर में आपका स्कूल किधर है, तो आप बताएंगे 80 मीटर किधर होता, नॉर्थ में। किधर होता, नॉर्थ में, क्लियर ना। अब ये क्वेश्चन आपका ईवीएस का है और ये रीजनिंग है, देखा जाए तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, उस टाइप का जैसे करते हैं आप, या फिर एक ऐसे क्वेश्चन आप जो है मैथ वगैरह में भी पढ़ते हैं और नॉर्मली पढ़ते हैं, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। बोरा, बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ, तो ये तो अभी आपने देख ही लिया था, स्क्रीन आगे चली गई थी। बोरा एक सामान्य किस्म है। बोरा के नाम से ऐसा लगता है कि यार कोई थैला बोरा है, ऐसा कुछ टाइप का है, जैसे किसी चीज को रखने का जो थैला टाइप का होता है, बोरा होता है, बोरी आती है, चीनी की बोरी, चावल की बोरी, है ना, नहीं। तो ये जो है बोरा एक काइंड ऑफ क्या है, राइस है, जो खास करके कहाँ पर, असम में। असम में जो बिहू होता है, नृत्य होता है, वहाँ का क्लासिकल डांस है, वहाँ की जब फसल आती है महाबिहू के दिनों में, तो वो सब क्या है कि मेखला चादर वगैरह पहन करके क्या है वो करते हैं, डांस भी करते हैं। पूरा गांव एक जगह मिल करके भेला घर बनाता है, भेला घर, फिर उसमें वो आग लगा देते हैं, है ना, वो सब बैठ के एक साथ खाते हैं। स्टिकी टाइप का एक चावल होता है। तो यहाँ पर जो है ये किस चीज की वैरायटी है, राइस की वैरायटी है गाइस, किसकी, राइस की, जैसा आप ये देख रहे हैं। ठीक है, बोरा क्या है, एक चावल है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। आप देखिए, ड्यूरिंग द पेंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी, विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप रिच इन द विटामिन सी। पेंडेमिक के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आप विटामिन सी को लीजिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है ठीक ठाक। तो आप बताइए कि इसमें से क्या
क्या खाना पसंद करेंगे या क्या ऐसा होगा कि जिसकी वजह से विटामिन सी मिले। तो हमें पता होना चाहिए कि खट्टे और रसीले फलों में, खट्टे और रसीले फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोकली हो गया, सोयाबीन हो गया, पेपर्स, तो इन सब में, पेपर वगैरह में, काली मिर्च वगैरह में नहीं होता। देन देखिए यहाँ पर मिल्क आ गया, तो यहाँ पर इसमें भी नहीं होगा, स्ट्रॉबेरी में नहीं होगा, लेमन में होता है लेकिन इनमें नहीं होता। देन उसके अलावा जो है आपका स्ट्रॉबेरीज है एंड सोयाबीन है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में तो होता है लेकिन सोयाबीन में नहीं होता, ब्रोकली में होता है थोड़ा सा, काल देखिए होता तो हरी मिर्च में भी है थोड़ा सा। देन क्या स्ट्रॉबेरीज में होता है ना। देन क्या है, लेमन में भी होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा कौन सा, वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझ में आ गई बात ये। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। उसके अलावा जो आपका संतरा है, मौसमी है, कीनू है ना, आंवला है, उन सब में रहता है। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, मतलब ये सारे जो फ्रूट्स हैं, जैसे आपका केल हो गया, कीवी, स्ट्रॉबेरी, गुआवा है ना, ब्रिसल स्प्राउट्स हो गए, पपाया में भी विटामिन सी हल्का सा होता है। वैसे तो पपाया एक ऐसी चीज है जिसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होता है विटामिन ए, ठीक है। तो ये वाले जो पेपर है, ये देखिए शिमला मिर्च है, वो आपका ब्लैक पेपर थी, एक्चुअल में उसमें टाइपिंग में एरर, वो काली मिर्च की बात की गई थी, उसमें हिंदी में लिखा भी था, ठीक है। ब्रोकली में होता है आपका, ब्रोकली में, कालीफ्लावर में भी होता है, क्लियर। तो थैंक यू। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके जो है आते हैं एग्जाम में। अभी पिछले 1-2 साल में अगर हम देखें तो काफी चेंज आ रहा है। तो इस तरह की चीजों को सोल्व करने के लिए, इस तरह की चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ईवीएस विद कंसेप्ट एंड पेडागोजिकल इश्यूज के साथ। तो परचेज कर लीजिएगा कोर्स को, और जो हमारा ऐप की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐड की ये ऐप की लिंक दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और मैं मिलूंगा आपसे क्लास में ईवीएस के लिए। ओके, तो मिलते हैं इससे अगली क्लास में जो आपकी एप्लीकेशन पे होने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।